अभी एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाइट शावर्ट लॉ। बाइट शावर्ट लॉ। बाइट शावर्ट लॉ क्या बताता है? बाइट शावर्ट लॉ बताता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ B की वैल्यू बताएगा। ठीक है, किसकी वजह से? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। ये है, मान लो कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, मान लो मेरे पास ये, इसमें करंट जा रहा है I और इससे कुछ डिस्टेंस पे पॉइंट है P। ये P के ऊपर बताएगा कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से पॉइंट P के ऊपर कितनी मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बताएगा कितनी है। ठीक है, सो सबसे पहले बाइट शावर्ट लॉ इज यूज्ड, बाइट शावर्ट लॉ is used to determine the strength of magnetic field, the strength of magnetic field due to a current carrying conductor, magnetic field at a point due to a current carrying conductor। तो ये कहाँ यूज करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे कितनी है वो ये हमें बताता है। ठीक है, पर ना पूरे कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्टली नहीं कभी भी बताता, कभी डायरेक्टली नहीं बताएगा। ये क्या करता है, ये छोटा एलिमेंट पहले कंसीडर करेगा। मान लो ये मेरे पास एक छोटा एलिमेंट है जिसकी लेंथ है dl। अब छोटे एलिमेंट से लेके पॉइंट P का डिस्टेंस जो है r और वो इसके साथ एंगल बना रहे हैं थीटा। मान लो, क्योंकि ये जो बाइट शावर्ट है ना, कभी भी बाइट शावर्ट अगर अप्लाई करना है पहले स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करना है, उसके बाद टोटल का होगा। ठीक है, तो स्मॉल एलिमेंट मान लो लेंथ कितनी है dl और पॉइंट P का डिस्टेंस इसके सेंटर से, स्मॉल एलिमेंट तो वैसे ही बहुत ज्यादा छोटा है तो एलिमेंट से इसका डिस्टेंस है r, पर एलिमेंट की लेंथ ये और ये इसका पोजीशन वेक्टर r, इसकी डायरेक्शन, एंगल बना रहे हैं मान लो थीटा, ये थीटा एंगल बना रहे हैं। तो इसके छोटे एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है। ठीक है, वो कितनी होगी? तो अकॉर्डिंग टू बाइट शावर्ट, अब ये क्या कहता है, बाइट शावर्ट क्या कहता है कि जो स्मॉल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कितना करंट कंडक्टर में जा रहा है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि स्मॉल एलिमेंट की लेंथ कितनी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन ऑफ द एंगल बिटवीन स्मॉल एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। जहां पता करनी है ना मैग्नेटिक फील्ड, उसको पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। तो ये पॉइंट P हमारे पास है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है dl के और sin थीटा के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसके dl के और P के बीच में डिस्टेंस है उसके, समझ गए? तो अगर मैं कंबाइन कर दूं, कंबाइनिंग अबव इक्वेशंस, कंबाइनिंग अबव इक्वेशंस, सारी इक्वेशंस को कंबाइन कर दो तो आपके पास कितना आ जाएगा? देखो I dl sin थीटा, इनके डायरेक्टली तो ऊपर है और डिस्टेंस का स्क्वायर इनवर्सली तो नीचे। तो अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करूं, यहाँ पे कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल। जैसे कूलम्स फोर्स में कितना आता था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। यहाँ पे म्यू नॉट बाय 4 पाई आता है, कांस्टेंट है म्यू नॉट बाय 4 पे आइडियल साइन थीटा बाय r स्क्वायर। तो ये स्मॉल एलिमेंट की मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें से म्यू नॉट को क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये फ्री स्पेस की परमिटिविटी है। इसका मतलब है कि कितना इजीली मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी बॉडी के अंदर तक जा सकती है, क्योंकि हम मैग्नेटिक वो कर रहे हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पता कर रहे हैं।
तो किसी बॉडी के अंदर कितना इजीली मैग्नेटिक फील्ड की लाइन से जा सकती हैं, एंटर कर सकते हैं, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी। समझ गए ना? तो ये परमेबिलिटी मैंने आपको बता दिया। तो ये परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है म्यू नॉट, और इसकी वैल्यू कितनी है, एंड म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁷ ये इसकी वैल्यू होती है। ये मैंने आपको बता दिया, ये इक्वेशन नंबर 1। बट इसके बाद इसमें ना आपके एग्जाम में आया हुआ है कि है तो ये देखो बिल्कुल सिंपल है कि स्टेट करना है बायट-सावर्ट लॉ क्या है। मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया बायट-सावर्ट क्या है, पर बायट-सावर्ट ये मैग्नीट्यूड में स्ट्रेंथ बता रहा है। अगर मैं बोलूं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो, वेक्टर फॉर्म में इसको कैसे लिखें, पहले आप इसको नोट करो, मैं आपको बताता हूं वेक्टर फॉर्म। हाँ जी, इसके बाद ये ना आपने जस्ट मैग्नीट्यूड में लिखा है, इसके बाद इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है ना। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखें, देखो ये जो साइन थीटा है, ये जो साइन थीटा है कब आता है, क्रॉस प्रोडक्ट को हटा के आता है ना, ठीक है। तो करंट ये मेरे पास है dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई। तो मैं dl के साथ किसका क्रॉस करूँ, आर स्क्वायर ऐसे dl के साथ मैं किसका क्रॉस करूँ कि मेरे पास साइन है। मान लो इसका पोजीशन वेक्टर, ये तो r मान लिया हमने है ना, इसकी मान लो इसकी डायरेक्शन r यूनिट वेक्टर है। तो dl के साथ r यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करके देखो आप, मैं साइड में पहले करके दिखाऊंगा आपको। एक dl वेक्टर है, r यूनिट वेक्टर है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। कैसे करते हैं, a क्रॉस b का आंसर क्या आता है, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, है ना। तो यहाँ पे पहले वाले का मैग्नीट्यूड, दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। पहले वाले का मैग्नीट्यूड dl, मैंने वेक्टर हटा दिया, पर ये तो यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन देता है, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, ये तो 1 है साइन थीटा। तो ये कितना आ गया, dl साइन थीटा। तो जो ये मैंने लिखा है ना dl साइन थीटा, dl साइन थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये dl क्रॉस r ऐसे लिखा जा सकता है। तो अभी मेरे पास यहाँ वेक्टर आ गया ना, ये यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शन दे रहा है, तो आप db के ऊपर अब वेक्टर लगा सकते हो, आपने वेक्टर फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ऑल्सो जो मैंने ये यूनिट वेक्टर लिखा, यूनिट वेक्टर क्या होता है, एनी वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। देखो मैंने मैग्नीट्यूड में ऊपर वेक्टर नहीं लगाया, अगर लगाना है तो ऐसे लिखना पड़ेगा, समझ गए ना। बेशक आप इसको ऐसे लिख दो, या तो ऐसे लिख दो मैग्नीट्यूड, या सिंपल वेक्टर ना लगाओ। एनी वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। अब इसको मैं यहाँ पे पुट करूंगा, ये इक्वेशन नंबर 2, ये 1 थी, ये 2, तो इक्वेशन 2 कितनी बन गई है, तो ये dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl क्रॉस। ये ना मैंने लिख दिया एनी वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, यहाँ पे r स्क्वायर ऑलरेडी है, तो मेरे पास ये कितना आ गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl क्रॉस r डिवाइडेड बाई r क्यूब। ये देखो इक्वेशन नंबर 3, ये लिखा मैंने वेक्टर फॉर्म में, समझ गए। तो सिर्फ अभी बायट-सावर्ट लॉ है क्या, पूरा एक्सप्लेन हो गया यहाँ तक। इसके बाद करते हैं इसकी 2 एप्लीकेशंस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट यूजिंग बायट-सावर्ट लॉ। मेरे पास एक बहुत ज्यादा बड़ी वायर है जिसके अंदर करंट आई जा रहा है, ठीक है। बायट-सावर्ट लॉ का यूज करना है हमने, ये बायट-सावर्ट की एप्लीकेशन है, इंपॉर्टेंट है बहुत। मान लो इसका ना सेंटर है, और सेंटर से कोई पॉइंट P है, इसका डिस्टेंस कुछ भी है मान लो, है ना। तो हमें पॉइंट P यहाँ पे ना पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, हमें पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे मान लो ये इसके सेंटर से ना डिस्टेंस x पे है, ये सेंटर से डिस्टेंस x पे है, तो हम इसको कैसे करते हैं, यहाँ पे
बाइट शावर्ट मैंने आपको बताया था क्या करता है। बाइट शावर्ट एक स्मॉल एलिमेंट लेता है, लेट कर लो, लेट dl be the small element at a distance r from p, at a distance r from point p, जहां पे हमें पता करना है ना पॉइंट p पे, उससे डिस्टेंस r पे है। और मान लो ये जो है ना एंगल बना रहा है फाई, इसके साथ एंगल फाई बना रहा है, ये पॉइंट है O। अब देखो सबसे पहले तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ स्मॉल एलिमेंट की बताता है ना। ये तो मैंने यहाँ पे थीटा नहीं लिया, मैंने फाई लिया है। थीटा मैं लूंगा यहाँ पे, क्यों? मैं क्या करूंगा, पहले मैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड लिख लेता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। देखो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एक ही बात है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, छोटे एलिमेंट की वजह से कितनी आएगी, dB। होगा कितना dB, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, यही बताया था ना। पर थीटा की जगह मेरे पास है 5 बाई आर स्क्वायर, इक्वेशन अपना। ये स्मॉल एलिमेंट की वजह से आ गई, ठीक है। बट हमें तो पूरे एलिमेंट की एलिमेंट कह रहा हूँ सॉरी, हमें तो पूरी की पूरी ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर जो है ना, पूरी इंफाइनाइट वायर जो है, इसकी पता करनी है हमें तो, पूरी वायर की, ठीक है ना। तो कैसे करें पूरी वायर की? हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है। अब मैं क्या करूंगा, इस पूरे को ना थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा पहले। उससे क्या होगा, पहले थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर थीटा को वेरी करेंगे। मान लो थीटा वेरी कर रहे हैं, कहां से कहां, मान लो देखो अगर मैं इसको जैसे लेजर नहीं होती, लेजर ऐसे ऐसे घूमती है, लेजर पूरा एरिया कवर करती है। मान लो ये एक लेजर है ना, अगर मैं ऐसे लेके जाऊं तो यहाँ तक इसको कवर कर रही है, देखो यहाँ। अगर मैं ऊपर लेके जाऊं तो इसको कवर कर रही है। तो ना अगर मैं थीटा यहाँ पे वेरी कराता हूँ, ये थीटा मैं अगर वेरी करवाता हूँ, जैसे मान लो नीचे की तरफ कुछ एंगल है, यहाँ जहां तक ये कवर हो रहा है, ऊपर की तरफ एंगल है, मान लो ये कितना है, पूरा थीटा 1, और ये कितना है, पूरा थीटा 2। तो अगर मैं थीटा को ना वेरी करवा दूं, मैं अभी करके बताऊंगा, ज्यादा समझ आएगा आपको। अभी मान लो थीटा को वेरी करवा दूं, नीचे की तरफ थीटा 1, ऊपर की तरफ थीटा 2, तो पूरा ये कवर हो जाएगा, ठीक है। बट पहला काम है इस पूरे क्वेश्चन को थीटा में कन्वर्ट करना। कैसे? सबसे पहले देखो, मान लो ये OP, इस पॉइंट को मैंने लिख दिया C, इन ट्राइंगल OPC। मैं ना इसकी देखो हर एक चीज को कन्वर्ट करूंगा थीटा में, ठीक है, क्योंकि थीटा में, क्योंकि लास्ट में तो मेरे को थीटा चेंज करना है ना ये। तो साइन फाई, यहाँ पे साइन फाई लगा दो इस ट्राइंगल में। सबसे पहले साइन फाई को चेंज करेंगे। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये आपको पता होना चाहिए। थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ये आ गया, डन। अब और मैं यहां से अगर r पता कर लूं, देखो यहां से r मैं ऊपर ले जाऊं, मेरे पास कितना आएगा ये, तो r मेरे पास कितना आ गया, x 1 अपॉन साइन क्या होता है, या एक मिनट नहीं, cos थीटा में नहीं ना कन्वर्ट हुआ अभी, 1 मिनट। साइन फाई मैंने लिख लिया x बाय r। आप ना cos थीटा यहाँ पे लगाई है, cos थीटा। देखो थीटा ये है, अब ये फाई था, थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर है, साइड में बेस है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आया। अब ये दोनों क्या है, सेम है, तो मतलब मैं साइन फाई को डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, कन्वर्ट कर दिया ना साइन फाई को थीटा की फॉर्म में। बट रह गया r, इसको भी तो कन्वर्ट करना है, r का स्क्वायर है, वो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से। तो अगर मैं इसके बाद देखो, आप पहले मैंने यहाँ से और यहाँ से देखो, x बाय r सेम है, मैंने इनको इक्वल ले लिया। अब यहाँ से देखो आप, अगर मैं r को ऊपर ले जाऊं, cos जाएगा नीचे, और 1 अपॉन cos क्या होता है, सीकेंट होता है। तो r कितना आया,
एक्स सीकेंट थीटा, आर को भी कन्वर्ट कर दिया, साइन फाई को भी कर दिया, और देखो थीटा की फॉर्म में है एक्स सीकेंट थीटा, थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ना, ये भी क्या रह गया डीएल, क्योंकि ये म्यू नॉट बाय 4 पाई कांस्टेंट होता है, करंट भी कांस्टेंट होता है, जितना करंट उसमें से जा रहा है वो तो उतना ही जाएगा ना, तो ये दोनों कांस्टेंट है, बाकी सब चेंज करना है हमें, डीएल भी चेंज करना है, वो कैसे करें, अब देखो इस ट्राइंगल में, अभी इसी ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ ना, इन ट्राइंगल ओपीसी, इसमें tan थीटा निकालना है हमने, बस tan थीटा, मान लो जो सेंटर है उससे जो स्मॉल एलिमेंट यहाँ पे हमने लिया वो L डिस्टेंस पे है, ये L है मान लो, ठीक है, tan थीटा क्या होगा, थीटा तो ये है परपेंडिकुलर अपॉन बेस L अपॉन x, ये होता है tan थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो L कितना है x tan थीटा। अब आपको डिफरेंशिएशन यहाँ पे करनी आनी चाहिए, डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये dl बाई डी थीटा इज इक्वल टू x, तो ऐसे ही रहेगा कांस्टेंट, तो मैं वैसे ना डायरेक्ट नहीं करूंगा, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको करवाऊंगा, देखो ये L का dl बाई डी थीटा, यहाँ पे भी d बाई डी थीटा किया, अभी डिफरेंशिएशन की नहीं मैंने, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको करवाऊंगा, देखो आप ये नोट कर लिया आपने, हाँ जी ये नोट किया, ये तो हो गया, कोई बात नहीं टाइम देंगे आपको, ये देख लो बस आप, ये dl बाई डी थीटा इज इक्वल टू x, तो इसमें कांस्टेंट है क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं। अब tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, tan का होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, आप क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास dl कितना है x सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा, तो आप चेक कर सकते हो। अब जो मैंने बॉक्स में लिखे है ना, ये बॉक्स में लिखा है देखो साइन फाई, ये साइन फाई लिखा था यहाँ पे, ये भी बॉक्स में है देखो, साइन फाई को कन्वर्ट कर दिया थीटा में कॉस थीटा, आर को कन्वर्ट कर दिया एक्स सीकेंट थीटा, ये भी थीटा में चला गया, और ये जो डीएल था डीएल को भी कन्वर्ट कर दिया, देखो एक्स सीकेंट स्क्वायर थीटा कर दिया ना। अब ये सारी वैल्यूज इक्वेशन 1 में पुट करनी है, इक्वेशन 1 बिकम्स नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स 1, देखो क्या बनेगी, ये सारा सेम रहेगा, मैं थोड़ा सही करके लिख देता हूँ, dv इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, यहाँ पे i तो ऐसे रहेगा। अब देखो dl sin फाई, dl की वैल्यू तो ये आएगी, ऊपर dl sin फाई है, नीचे r स्क्वायर है, याद रखना, dl की वैल्यू x सीकेंट स्क्वायर थीटा, dl sin फाई की जगह क्या लिखूंगा, नीचे r स्क्वायर था, r की जगह देखो ये क्या है मेरे पास x सीकेंट, पर r का स्क्वायर था तो इसका भी x सीकेंट थीटा का भी क्या होगा स्क्वायर हुआ, समझ गए, ओके, ये सारा नोट कर लिया आपने, नीचे मिटा दूं, हाँ जी, देखो इसके बाद इसको जरा ऊपर करो, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई एक्स सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये कॉस थीटा, ये डी थीटा मैंने लास्ट में लिख दिया, नीचे ये स्क्वायर है ना, तो एक्स का भी स्क्वायर सीकेंट का भी स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया, सीकेंट स्क्वायर, एक एक्स के साथ एक एक्स भी खत्म हो गया, तो मेरे पास जो स्मॉल एलिमेंट की मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी बची, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई कॉस थीटा डी थीटा बाय एक्स, इसको इक्वेशन नंबर कौन सी इक्वेशन है ये, सेकंड है अभी, क्योंकि मैंने इनको इक्वेशन दे सकते थे आप, साइन फाई को आर वाले को 1 2 3 लिख सकते थे, वो आपकी मर्जी है, मैंने तो वैसे इसको 2 दे दिया, बस आपको समझ आने से मतलब है, ठीक है। ये आ गई स्मॉल एलिमेंट की, अगर आपको पता करना हो कंप्लीट की स्मॉल एलिमेंट की, तो ये है पूरी वायर के लिए क्या करते हैं इंटीग्रेशन, पहले आप ये नोट कर लो, मैं पूरी वायर की आपको बता देता हूँ। देखो ये हमारे पास आ गई एक स्मॉल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल एलिमेंट की, ठीक है। अब हम पूरे की पूरी इनफाइनाइट वायर की करते हैं, पहले सिंपल एक वायर की करते हैं, फिर इनफाइनाइट की, ठीक है। कैसे करते हैं, होल वायर के लिए है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू होल वायर,
पूरी की पूरी वायर की कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इंटीग्रेशन आपको पता है करनी है हमने, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई कॉस थीटा बाय एक्स डी थीटा, है ना। इसकी करनी है इंटीग्रेशन, बट डी किसके साथ है, थीटा के साथ, मतलब थीटा वेरी कर रहा है, तभी तो हमने पूरे क्वेश्चन को थीटा में कन्वर्ट किया था। यहाँ थीटा वेरी कर रहा है, कहाँ से कहाँ, देखो पहले यहाँ पे है सेंटर में, अगर मैं नीचे ऐसे ले गया, थीटा 1 आ रहा है ना नीचे, यहाँ से यहाँ तक देखो मैंने ये थीटा 1 लिया, ये पूरा थीटा 1, तो पर जो नीचे जब लेते हैं ना एंगल को नीचे की तरफ, वो नेगेटिव लिया जाता है, माइनस में लेते हैं, ऊपर की तरफ लेते हैं तो प्लस। तो नीचे जब मैंने लिया ऐसे यहाँ से, तो थीटा 1 माइनस में, तो माइनस थीटा 1 से लेके ऊपर की तरफ थीटा 2 तक ये वायर कंप्लीट हो रही है हमारी, समझ गए ना, पूरी वायर कंप्लीट हो जाएगी। माइनस थीटा 1 से थीटा 2, थीटा को चेंज करा दिया तो ये नीचे की तरफ भी ऐसे, ये पोर्शन भी कंप्लीट हो गया, यहाँ से ऐसे ये वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये थीटा 2 है, ये थीटा 1 है, डन। ये मैंने डिस्टेंस r लिखा हुआ, करें अब देखो जब इंटीग्रेशन करनी है, मैंने +1 में आपको बताया था, दोबारा बता रहा हूँ, थीटा देखते हैं किस, डी देखते हैं किसके साथ है, सॉरी डी किसके साथ है, थीटा के साथ। थीटा की टर्म अंदर पकड़नी है, थीटा कॉस के साथ है बस, बाकी सब शरीफ है, बाहर निकाल देना। तो ये म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय एक्स, बाहर इंटीग्रेशन किसकी होगी, सिर्फ कॉस थीटा और डी थीटा की। ठीक है जी। अब लिमिट हमारे पास है माइनस थीटा 1 से थीटा 2। ये माइनस क्यों लिया याद रखना, जब भी आप माइनस, जब भी नीचे जाते हैं ना माइनस में लिया जाता है, ऊपर की तरफ प्लस में लिया जाता है, ठीक है। तो cos थीटा का इंटीग्रल क्या होता है, इंटीग्रेशन cos की क्या है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, पर cos की इंटीग्रेशन प्लस साइन, ये होती है साइन थीटा। और माइनस थीटा 1 से थीटा 2 इंटीग्रेशन कर दी, इंटीग्रेशन करने के बाद क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, म्यू नॉट बाय 4 पाई, तो आई बाय एक्स, तो अपर लिमिट पहले थीटा 2 माइनस लोअर लिमिट माइनस थीटा 1, ऐसे आएगा। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय एक्स, तो ये देखो आप, मैंने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की, ऐसे आ गया साइन थीटा 2, ये माइनस जो है ना, साइन माइनस को बाहर निकाल देता है, ठीक है, ये माइनस यहाँ आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन थीटा 1। अब ये रिजल्ट जो है ना, एक तो ये भी रिजल्ट है, ये रिजल्ट किस लिए, ये कौन सी इक्वेशन कौन सी है, थर्ड है, थर्ड। ये रिजल्ट तब है, अभी ना देखो थीटा 1 थीटा 2, अभी कुछ ना कुछ एंगल है, ये थीटा 1 थीटा 2 एंगल है ना, मतलब वायर अभी ज्यादा बड़ी नहीं है, ये तो एक शॉर्ट वायर के लिए, मतलब एक सिंपल लेंथ की है ना, एवरेज लेंथ की वायर के लिए। इन्फानाइट के लिए तो आप बताऊंगा, अगर वायर बहुत ज्यादा बड़ी हो जाए, मान लो वायर बहुत ज्यादा बड़ी है, आप समझ लो पहले वायर बड़ी है, मतलब ऊपर की तरफ बहुत बड़ी होगी, है ना, बहुत ज्यादा बड़ी है, तो अगर इतनी बड़ी वायर को देखना होगा तो आप ऐसे देखोगे ना, एंगल ऐसे देखते 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 एंगल बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना, तो ये 90 डिग्री हो जाता है अप्रोक्सीमेट। और सिमिलरली अगर इन्फानाइट नीचे की तरफ भी होगी ना, इन्फानाइट तो बहुत बड़ी, जिसका एंड ही ना हो, तो नीचे से भी बहुत ज्यादा बड़ी, तो आप इसको ऐसे देखोगे नीचे की तरफ, तो यहाँ भी अप्रोक्सीमेटली कितना 90 डिग्री। तो आप क्या करोगे, for infinitely long wire, for infinitely long wire, अगर बहुत ही ज्यादा बड़ी वायर हो तो थीटा 1 और थीटा 2 दोनों अप्रोक्सीमेट 90 हो जाएंगे। तो ये इक्वेशन 3 क्या बनेगी, इक्वेशन 3 बिकम्स, इक्वेशन 3 में देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय एक्स साइन 90 प्लस साइन 90, क्योंकि थीटा 1 थीटा 2 दोनों ही बहुत बड़े हो जाएंगे। ये भी आप ऐसे देखोगे, इसको भी ऐसे देखोगे, बहुत बड़ी होगी ना, थीटा 1 थीटा 2 दोनों 90, साइन 90 में क्या होता है 1, इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम, साइन 90 में होता है 1, ये भी 1, 1 प्लस 1 2, आपके पास आ गया म्यू नॉट बाय 4 पाई, ये 2 आई बाय एक्स,
ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक खत्म होता है यहाँ पे, नोट करो, एज इट इज एग्जाम में आ चुका है ये कई बार।